नमस्कार दोस्तों। और आज हम बात कर रहे हैं जहांगीर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? जहांगीर के बारे में बात करेंगे। जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी के मध्य, ठीक है ना। ये इसका शासन काल है। जन्म, कोई महत्वपूर्ण बातें लिख के देते हैं। जन्म 30 अगस्त 1569 के अंदर। माता मरियम उजबानी, मरियम उजबानी, है ना, जिसे बोलते हैं अरखाबाई, है ना, ये बात बोलते हैं। इसके माता का नाम ये था। पिता का नाम अकबर, ठीक है ना। यानी माता का जन्म 1542 के अंदर, ठीक है ना, हो गया ना। और विवाह यानी ब्याह, शादी कब हुई थी? किसकी? अकबर की हरकाबाई, है ना, मरियम उजबानी की। कब हुई थी शादी? 1562 के अंदर। ये थी इसकी महत्वपूर्ण डिटेल, मेन डिटेल की जहांगीर की थी, ठीक है ना। और इसके अकबर के पुत्र कितने थे? 3 थे। अकबर के पुत्र कितने थे? 3 थे। खुसरो, सलीम, क्या थे? खुसरो, सलीम, है ना, ये इनके पुत्र थे, है ना। एक छोटा पुत्र वो इतना महत्वपूर्ण है। खुसरो सलीम, ये 2 ध्यान रखना है। अब देखिए, खुसरो ये हो गया, ये सलीम हो गया। सलीम कौन होगा? जहांगीर होगा, ठीक है ना। अब थोड़ी सी इसके बारे में कुछ विवाद है वो देख लेते हैं, क्योंकि आपको भी समझ आता नहीं है माता कौन थी, इनकी शादी कहाँ हुई थी, है ना, इनकी पत्नी कौन सी थी। इसके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल से हम कन्फ्यूज रह जाए, क्योंकि जो जोधा अकबर आता है ना, वो उसका मैटर बहुत खतरनाक है। उसके बारे में हमको ध्यान आना चाहिए, वरना ये जोधा अकबर है ना, हमारा मैटर खराब कर देता है। अब इसके बारे में डिटेल क्या वो देख लेते हैं थोड़ी बहुत, है ना। ज़्यादा नहीं देखेंगे, थोड़ी देखेंगे। अब इसमें क्या है, देखिए, अकबर का पिता का नाम जहांगीर के पिता कौन थे? अकबर थे, है ना। और अकबर जब मतलब कि आमेर से इनकी मतलब कि मरियम उजबानी से शादी किए थे ना, उससे पहले इनकी 2 शादी हो रखी थी, है ना। एक मरियमुद्दीन किसी कोई नाम थी, मरियमुद्दीन थी, है ना। उससे पहली शादी हुई थी अकबर की, और उसके क्या बच्चे नहीं हुए थे। और इसके बाद में जो बैरम खान की पत्नी थी, उससे फिर वो सलेमा बेगम ऐसा कुछ नाम था, उनसे वो शादी करता है ना। और फिर इसकी तीसरी पत्नी थी, वो ये थी, कौन सी? हरकाबाई मरियम उजबानी। और इसको क्या बोलते हैं? मरियम उजबानी को हरकाबाई भी बोलते हैं, हरकूबाई भी बोलते हैं, और इसको जोधाबाई भी बोलते हैं। तीसरा नाम इसका क्या है? जोधाबाई भी है। इसका सही नाम तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोई बात में बोल देता है जोधाबाई, तो इसको बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, जोधाबाई बोल सकते हैं। और इसी जोधाबाई जो हरकाबाई है, इनका पियर कहाँ पर था, है ना। इनका पियर था आमेर के अंदर। किसका? हम लेते हैं हरकाबाई नाम लेते हैं, क्योंकि आपको भी समझ आ जाएगा, ठीक है ना। बाकी मैटर छोड़ो क्या है। हरकाबाई का पियर कहाँ पर था? आमेर के अंदर। इनके पिताजी का क्या नाम था? भारमल। क्या नाम था? भारमल। भारमल कौन थे? कचावत थे। और भारमल के पिता कौन थे? पृथ्वीराज थे। कौन थे? पृथ्वीराज। पृथ्वीराज जो पृथ्वीराज थे ना, उनकी पोत्री थी, यानी उनकी पोती थी। कौन थी? हरकाबाई। पुत्र कौन था? भारमल। भारमल की यह क्या थी? पुत्री थी, ठीक है ना। और भगवान दास था, है ना, उसकी क्या थी? बहन थी। और मान सिंह की क्या थी? बुआ थी। मेरी बात ध्यान से सुनना। मान सिंह की बुआ, और भगवान दास की बहन, और भारमल की पुत्री कौन थी? हरकाबाई, जिसका विवाह किससे हुआ था? अकबर से हुआ था। कब हुआ था? 1562 के अंदर हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 1542 के अंदर हुआ। अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 के अंदर हुआ था। अरे वाह यार, क्या सरल बात है, ठीक है ना। ये तो बात होगी ये
हरका भाई जोधा भाई बोलते हैं, मरियम उज़ बेनी बोलते हैं, आमिर की बोलते हैं। फिर बात आती है जहांगीर की। जहाँ पिता का ससुराल था वहीं बेटा का ससुराल था। जहांगीर का भी विवाह कहाँ हुआ था? जहांगीर का भी पहला जो विवाह था ना, ये यहीं पर हुआ था। कहाँ था? आमिर के अंदर। ये किसकी पुत्र थी? ये भगवान दास था ना, उनकी पुत्री थी। वैसे जो भारमल था ना, उनके मतलब कि 3 पुत्र थे। भारमल के कितने पुत्र थे? 3 पुत्र थे। एक तो भगवंत दास था, एक भगवान दास था, एक और अन्य नाम था, है ना। ये इसके कितने पुत्र थे? 3 पुत्र थे। किसके? इसके सीधी बात हमें यह ध्यान रखनी है कि भाई इसके कितने पुत्र थे, है ना। बाकी छोड़ो, इसके बारे में क्या है कि जानी है। भगवान दास हो गया, एक जगन्नाथ कच्छा होता, क्या था नाम था? जगन्नाथ कच्छा। भारमल के 3 पुत्र थे, भगवान दास और भगवंत दास, भगवंत दास, जगन्नाथ कच्छावा, ये 3 पुत्र थे। और ये जो पुत्री थी वो भगवान दास की थी। किसकी थी? भगवान दास की पुत्री थी। कौन थी? जहांगीर की पत्नी। जहांगीर की पत्नी का क्या नाम था? मानबाई, ना कि मानवती। बाबू बात ध्यान रखना, मानवती अलग है, मानबाई अलग है। मैं यही क्लियर करने के लिए आपको यहाँ पर लेके आया हूँ। मानवती अलग है और मानबाई अलग है। जहाँ मानबाई आए, है ना, जहाँ मानबाई आए वहाँ पर क्या करना है? जहांगीर की पहली पत्नी मानना है। मानबाई जहांगीर की पत्नी, पहली पत्नी, पहली पत्नी, ठीक है ना। ये मानबाई थी। और फिर आती वो मानवती थी, है ना। ये जो मानबाई थी ना, ये जो मान सिंह था ना, उसकी बहन थी और भगवान दास की पुत्री थी। फिर आती है मानवती, मानवती, ठीक है ना। और ये मानवती का इसका दूसरा नाम क्या है? जगत गोसाई। जगत गोसाई। इनके पिता का नाम था उदय सिंह, उदय सिंह, जगत गोसाई का, ठीक है ना। इनके माता क्या नाम था? पतासी। क्या नाम था बाबू? पतासी, जगत गोसाई के, ठीक है ना। इनका विवाह कब हुआ था? माँ जगत गोसाई मानवती और मान सिंह का, सॉरी जहांगीर के अंदर इनका विवाह कब हुआ था? 1586 के अंदर, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखनी है। और इनके जो चाचा थे ना, वो थे चंद्रसेन। कौन थे? चंद्रसेन। याद आ रहा? चंद्रसेन, मारवाड़ का बुला बिसरा राजा चंद्रसेन, है ना। प्रताप का अग्रगामी कौन था? चंद्रसेन। इनकी ही भतीजी थी, कौन? जगत गोसाई, जो किसकी रानी बनी थी? जहांगीर की रानी बनी थी, जिसको क्या बोलते हैं? जोधाबाई। क्या बोलते हैं? जोधाबाई। अब भाई बात समझ में? जोधाबाई कौन थी? हरकाबाई कौन थी? मानबाई कौन थी? है, इतना डिटेल से करना बहुत टेढ़ा काम है, बहुत टेढ़ा काम है। मानबाई, है ना। और मानवती, है ना, मानवती थी चंद्रसेन की भतीजी, उदय सिंह की पुत्री। जगत गोसाई थी कौन की? किसकी पुत्री? उदय सिंह की पुत्री। और ये मानवती थी, आमिर की थी। और ये भगवान दास थे, उसकी पुत्री थी। और मान सिंह की बहन थी, सिस्टर। ऑल ऑफ यू सिस्टर, क्या बोलते हैं? सिस्टर बोलते हैं, है ना। ये इनकी जो ये प्रक्रिया है। और जो मानबाई के साथ विवाह था वो 1585 के अंदर, और इसके साथ विवाह था 1586 के अंदर। ये हमें विशेष तौर पर बातें ध्यान रखनी है। अब आपकी डिटेल क्लियर हो गई है। अकबर का विवाह कैसे हुआ था, जहांगीर का विवाह कैसे हुआ था, है ना। और जगत गोसाई जोधाबाई का विवाह कैसे हुआ था, अकबर से हुआ या फिर किससे हुआ? जहांगीर से हुआ। ये सारी सारी प्रक्रिया आपके दिमाग के अंदर साफ हो गया है। चलो आगे चलते हैं, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। और अब देखिए, जो हमें मानवती दिखती है, मानवेय दिखता है ना, और जो हमें जगत गोसाई देखते हैं, इनका सारे का विवाह हो गया। अब एक नाम आता है अनारकली। क्या आता है? अनारकली। अनारकली, अनारकली में डिस्को चली, चलती है ना। ये गाना था ना पुराना, अनारकली में डिस्को चली, वही अनारकलियाँ डिस्को चली हैं।
अब जो इस गाने का नाम देखिए, अनारकली डिस्को चली। डिस्को का मतलब होता है एक अलग नज़रिए से गेम खेलना, और इसी अनारकली ने एक अलग नज़रिए से गेम खेला था। कैसे? ये अनारकली पहले अकबर की एक दासी थी। किसकी थी? अकबर के हरम में रहती थी, अकबर की दासी थी। तो इसका मतलब ये हो सकते हैं अकबर की जो मतलब कि रकेल कह सकते हैं, अकबर की गर्लफ्रेंड कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं। ये किसकी थी? अकबर की थी। और फिर क्या हुआ? अकबर का एक पुत्र हुआ था जहांगीर, यही जहांगीर। और इस जहांगीर की क्या थी? ये संरक्षक थी जहांगीर की। जहांगीर के ध्यान रखती थी, है ना। हर बात पर जहांगीर को सुविधा मतलब कहती थी, जहांगीर आप ऐसे करो ऐसे करो, खाना ऐसे नहीं खाते हैं, खाना ऐसे खाते हैं, मुंह मतलब कि इस हाथ से खाते हैं, और एक अंगुली बाहर रखनी चाहिए तब खाना खाना चाहिए। ये अनारकली जहांगीर को समझाती थी, और जहांगीर धीरे धीरे इसके ओर फिदा हो गया। वाह अनारकली वाह, डिस्को चली, है ना। फिर जैसे जैसे जहांगीर समझने लगा, तो अनारकली से इतना मतलब कि एक मोहित हो गया जिसकी कोई हद नहीं है। और फिर अनारकली बूढ़ी हो गई, लेकिन इसकी अकल ठिकाना नहीं रही, और फिर बुढ़ापे में इसके मतलब कि परिमेगा बनी। किसकी? जहांगीर की। ये था इसका अनारकली का इतिहास, और इसी कारण इसको कहते हैं अनारकली डिस्को चली। कार चली अनारकली डिस्को चली। ठीक है ना। ये बातें थी इसकी, अनारकली की कोई विशेष बात नहीं है, बाकी इसकी कोई विशेष बात इतनी ध्यान नहीं। और यहाँ इसे जहांगीर से पहले अकबर के हरम में अकबर से इनसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ था, जो अनारकली से पुत्र को अलग कर दिया गया। इसके बारे में जहांगीर को भी पता नहीं था, और न ही अकबर का जो उस समय इनका पुत्र हुआ था ना, उनको ये पता था अनारकली मेरी माँ है ना। फिर काफ़ी बाद में पता चला था अनारकली इनकी माँ है, और जहांगीर की प्रेमिका बन गई है। ये बातें थी इनकी। अब आगे चलते हैं कि भाई हाँ इसके बारे में, जहांगीर के बारे में। अब जहांगीर के सामने जितनी बड़ी परेशानी थी नहीं, लेकिन फिर भी कुछ परेशानी थी, वो देखते हैं। जहांगीर का राजा बनना। जहांगीर का राजा बनना, ठीक है ना। अब देख अकबर के दो, एक तो वो खुसरो था, एक और जहांगीर था। अब क्या है, राजा तो ज़्यादातर जो यहाँ के सामंत थे ना, वो खुसरो को राजा बनाना चाहते थे। कि खुसरो को बोला क्यों चिंता कर रहे हैं। मान सिंह थे और अजीत कोका थे। मान सिंह ने बोला टेंशन मत ले खुसरो, तेरा हम है। क्या है? तेरा क्या है? हम है। तो फिर क्या सारे की खुसरो को साथ देने लग गई। कौन? एक तो मान सिंह देने लग गया, और एक अजीत कोका साथ देने लग गया। तो इससे जहांगीर घबरा गया कि यार मेरा साथ नहीं दे रही है, ये साथ दे रही है किसका? खुसरो का। लेकिन फिर जहांगीर ने गेम खेला और इसको इनको पलट दिया, सारा गेम पलट दिया, और जहांगीर ने खुसरो को पराजित किया था। लेकिन खुसरो ये मानने वाला था नहीं। खुसरो ने 1605 के अंदर वापस विद्रोह किया था, और इनके बीच में एक युद्ध हुआ था, भैरू बाग का युद्ध। कौन सा हुआ था? भैरू बाग का युद्ध हुआ था। किसके बीच में? जहांगीर और खुसरो शाह के बीच में। और जहांगीर ने बुरी तरह से खुसरो शाह को पराजित किया, और खुसरो शाह बेचारा इधर उधर भटकता रहा। फिर भी खुसरो माना नहीं, तो जहांगीर ने जब दक्षिण मतलब कि विजय को लेकर इनका अपना बेटा था शाहजहाँ, उसको भेजा था। और शाहजहाँ का बोला यार तेरा ये चाचा है, बड़ा है, जो भी है, इनको तू लेकर जा यार, जो युद्ध में जा रहा है इनको साथ लेकर जा। तो फिर एक शाहजहाँ इनको साथ में ले जाता है, और फिर आगे जाके इसको खुसरो के क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। ठीक है ना। ये इसकी प्रक्रिया थी। फिर जहांगीर राजा बन जाता है। जहांगीर राजा बनता है, सुल्तान बनता, तो इसके सामने सबसे बड़ी इतनी समस्या थी नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत समस्या थी। ये जिस जिस प्रकार अकबर व्यवहार करता ना, उसी प्रकार ये व्यवहार करता है। और इसके व्यवहार के बारे में बात करते हैं, साम्राज्य विस्तार के बारे में बात की जाती है। साम्राज्य विस्तार। साम्राज्य विस्तार। अब जहांगीर क्या करता है? साम्राज्य विस्तार किस तरह कहते हैं? मेवाड़ के अंदर इसने शुरुआत में ही 1605 से ही युद्ध अभियान शुरू कर दिया था, कि मैं सैनिक अभियान शुरू कर दिया था। कभी सैनिक को यहाँ पर इस प्रकार के सैनिक लगाने हैं मेवाड़ के अंदर, है ना, कि मेवाड़ के जो राजा इनको पराजित करना है। क्योंकि अकबर ने खूब कोशिश की थी, है ना, इस मेवाड़ को अपने अधीन करने के लिए, लेकिन घुटने टेकने पड़े आखिर में अकबर को। वो विश्व विजेता कौन? अकबर, वो विश्व विजेता जिसने
महाराणा प्रताप के सामने घुटने टेकने पड़े थे। वो कभी भी जीते दम तक मेवाड़ को अपने अधीन नहीं कर पाया। फिर यही प्रक्रिया जहांगीर अपनाता है। 1605 से लेकर शुरू करता है और 1614 तक लगातार ये प्रक्रिया अपनाता है, लेकिन इनको कुछ इतनी सुविधा मिलती नहीं है। फिर भी आगे जाके जहांगीर 1615 के आसपास इस काम में वो सफल हो जाता है। तो यहाँ के शासक थे अमर सिंह, उनको अपने अधीन कर लेता है और दोस्त बना देता है। अमर सिंह को बोला कि तेरे को जितनी सुविधा चाहिए वो तू ले, लेकिन रह तू मेरे साथ में। फिर अमर सिंह के साथ में दोस्ती हो जाती है, संधि हो जाती है, फिर मेवाड़ इसके अधीन आ जाता है। तो अमर सिंह इनके साथ में जहांगीर के साथ में रहते हैं। फिर ऐसे करते हैं इसकी जो दक्षिणी विजय आती है, और दक्षिणी विजय के बारे में बात करते हैं। तो जिस प्रकार अकबर दक्षिणी भारत में विजय कर पाया था, है ना, लेकिन वो इस पर विजय नहीं कर पाया था, स्वतंत्र रूप से वहाँ पर अधिकार नहीं कर पाया था। जैसे गोलकुंडा थे, बीजापुर थे, अहमदनगर थे, है ना, इस प्रकार के जो क्षेत्र थे ना, खान देश थे, है ना, इन पर अधिकार नहीं कर पाया था स्वतंत्र रूप से। लेकिन धीरे धीरे जैसे अकबर का देहांत हो गया, अकबर ख़त्म हो गया था, तो उसके बाद में क्या हुआ, ये सारे क्षेत्र स्वतंत्र होने लगे। अहमदनगर तो खूब तरह से स्वतंत्र हो गया था, और गोलकुंडा बीजापुर की हद नहीं थी, वो इतने स्वतंत्र हो गए थे। और वहीं बीजापुर, वहाँ के एक जो मंत्री थे, है ना, प्रधानमंत्री थे, जिसका नाम था मलिक अंबर। क्या था? मलिक अंबर। बीजापुर, है ना, गोलकुंडा बीजापुर, इनके जो प्रधानमंत्री थे मलिक अंबर। मलिक अंबर अहमदनगर के, अहमदनगर प्रधानमंत्री, है ना। मलिक अंबर वह एक प्रधानमंत्री के रूप में था जो बड़े बड़े हस्ती को झुका देता था। मलिक अंबर वह एक प्रधानमंत्री था जो बड़ी बड़ी हस्तियों को झुका देता था। और मलिक अंबर ने क्या कहा, जो बीजापुर गोलकुंडा के क्षेत्र थे उनको अपने अधीन करने लगा, दोस्त बनाने लगा, समझ बनाने लगा। किसने? मलिक अंबर ने इस बीजापुर वाले को बोला कि यार तुम बीच में क्यों मर रहे हो, मैं आपको बोल रहा हूँ आप मेरे साथ रहिए। अकबर ही हमारे सामने कुछ नहीं कर पाया, तो ये जहांगीर तो है ही क्या, उसका तो बेटा क्या कर पाएगा। तब मलिक अंबर इस बात में विजय रहा कि उसने बीजापुर वालों को अपने मतलब कि अधीन कर लिया। तो जहांगीर क्या लगातार यहाँ पर युद्ध अभियान करता रहा, यहाँ पर सैनिक भेजता रहा मलिक अंबर के विरुद्ध में, लेकिन कहाँ पार पड़े वो वहाँ का प्रधानमंत्री मलिक अंबर। लेकिन 1617 में जाके एंड में थक गया मलिक अंबर। उसने बोला यार अब तो टाइम अच्छा नहीं है कि हम इनको हरा सकते हैं, लेकिन टाइम आएगा। क्या आएगा? टाइम आएगा। और मलिक अंबर ने क्या क्या, इनसे दोस्ती कर ली और इनको 15 लाख रुपए दे के, भाई 15 लाख रुपए ले जाओ और यहाँ से भाग जाओ। और इनके जो कुछ अन्य दुर्ग थे मलिक अंबर के, वो जीते हुए थे, वो भी सारे किसको दे दिए? जहांगीर को दे दिया, ले जा यार, क्यों चिंता करे, ऐसे गरीबों को मैं यार बहुत देता हूँ, दान देता हूँ। मलिक अंबर बोल रहा है कि मेरा क्या, कुछ नहीं है, ले जा। जो ये मेरा बालाघाट वाला क्षेत्र है ना, कौन सा बालाघाट वाला क्षेत्र, ये भी तू ले जा। बालाघाट बालाघाट का क्षेत्र वो भी दे दिया। मलिक अंबर ने कहा यार ले जा, तुम मेरे राज में मौज कर। क्या कर? मेरे राज में मौज कर, जहाँ तक हम हैं जहाँ तक तू चिंता मत कर, तू ले जा और मौज कर। तो इस प्रकार उसने ये प्रक्रिया अपनी थी और उन्होंने ज़्यादातर सारे ये ऐसी चीज़ें लेके गया था। 15 लाख रुपये, बालाघाट प्रदेश, है ना, सारे इसने दे दिया। यार तुम ले जा यार, क्यों चिंता कर रहा है मलिक अंबर ने। ये इनकी बात हो गई। फिर मलिक अंबर ने कहा यार 3 साल बीत गए, 1620 आ गया है, अब करते हैं विद्रोह। तो मलिक अंबर ने सारी शर्तें थी, नियम थी, वो सारे तोड़ दिए और ज़्यादा जहांगीर के जो कारखाने बने थे सारे को जला दिए बहन। अब क्या करेंगे? जहांगीर के सारे कारखाने थे वो सारे को जला दिया कि अब बताना तो क्या करेगा। किसको बोला था? जहांगीर को बोला था मलिक अंबर। लेकिन जहांगीर इतना आग बबूला हुआ था कि यार मेरे सामने ये संधि करने के बावजूद संधि को मान नहीं रहा है। तो अपने पुत्र को बोला शाहजहाँ इधर आ। शाहजहाँ ने कहा बापू बोलो क्या बात है? कि यार हम संधि करके आए थे, वो संधि का पालन नहीं कर रहा है, तेरे पिताजी की इज्जत डूब रही है, तू जा कुछ ना कर। शाहजहाँ ने कहा पिताजी जहाँ तक हम हैं जब तक आपको चिंता लेने की आवश्यकता नहीं है। और शाहजहाँ वहाँ से निकलता है, सेना तैयार करता है 1620 के अंदर
इस मलिक अंबर को पराजित करने के लिए आता है, सबक सिखाने के लिए आते हैं, जो अहमदनगर का प्रधानमंत्री था। ठीक है ना। और शाहजहाँ ने बोला कि मलिक अंबर अजब, आज तेरे को मैं दिखाते हैं क्या है मेरी ताकत। मलिक अंबर बाहर आया और उसने भी एक दूत को भेजा कि शाहजहाँ को बोलना हम दोस्ती करने वाले हैं, चिंता मत कर। और मलिक अंबर जो दूत गया वहाँ पर शाहजहाँ को बोला कि अरे राजा जी का क्या है कि मलिक अंबर जी बोले थे आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। शाहजहाँ ने कहा यार वो मेरे से दोस्ती करेंगे, ठीक है, नहीं लड़ना पड़ा, नहीं हमारे सैनिक मरे, नहीं घोड़े देने पड़े, मित्रता कर लेंगे, क्या फिर वापस कर वगैरह देना शुरू हो जाए। और फिर शाहजहाँ ने बोले ठीक है दोस्ती कर लेते हैं। मलिक अंबर फिर शाहजहाँ वापस मिलते हैं, है ना, दोनों आपस में मिलते हैं। तब मलिक अंबर कहता है यार तेरा बाप क्या बाप है, उसके सामने विद्रोह करना यार, ऐसे जहांगीर खूब आते हैं, ऐसे तेरे बाप खूब आते हैं, चिंता क्यों कर रहा है। उसके बाद हम आ गए शाहजहाँ, उसने विद्रोह कर दिया और जहांगीर ने बड़ी मुश्किल से यहाँ पर फिर और दूसरे को भेजता है ना, दूसरे को भेजता है महावत खान, है ना, महावत खान, महावत खान। महावत खान को बोला यार मेरी औलाद तो निकम्मी है, तुम जा और उनको मना के आ या फिर उनको पराजित करके, यार मैं बहुत परेशान हो गया। फिर महावत खान जाता है और उनको पराजित करता है, किसको, शाहजहाँ को फिर पराजित करता है और मलिक अंबर को भी पराजित करता है और इस प्रकार अपने अधीन में कर लेता है दक्षिण वाला एरिया अहमदनगर का, है ना। ये कौन कर लेता, महावत खान। तो इस प्रकार इनकी दक्षिणी विजय रही। फिर भी 1626 के अंदर क्या हो जाता है, वो मलिक अंबर तो वो खुद ही मर जाता है बेचारा, थक गया था, बूढ़े हो गया था। 1626 के अंदर मलिक अंबर की मृत्यु हो जाती है, मलिक अंबर की मृत्यु। ठीक है। फिर जहांगीर और एक नूरजहाँ आती है, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। जहांगीर वह नूरजहाँ, जहांगीर और नूरजहाँ इनका विवाह 1611 के अंदर हुआ था, है ना। फिर कब हुआ था, 1611 के अंदर हुआ था। और जो नूरजहाँ थी, है ना, इनका जो सही नाम था वो नाम था मैनुरिसा। क्या था, मैनुरुनिसा। क्या था, मैरुनिसा, मैरुनिसा। ठीक है ना, ये इसका सही नाम था, किसका, नूरजहाँ का। और इसी मैरुनिसा से विवाह किया था जहांगीर ने 1611 के अंदर। फिर इसको उपाधि थी कि नूरजहाँ की, कि नूर महल और नूरजहाँ की उपाधि थी। और फिर नूरजहाँ ने एक गुट बनाया था जिसे बोलते हैं नूरजहाँ गुट, जिसके अंदर एतमादुल्ला, है ना, एतमादुल्ला जो उनके पिताजी थे उनको प्रधानमंत्री बनाया कि पिताजी चिंता मत कीजिए आप प्रधानमंत्री भी बनिए। तो एमावत खान को क्या बनाया, एमावत खान को क्या बनाया, प्रधानमंत्री, आप बनिए प्रधानमंत्री। तो उनको बना दिया प्रधानमंत्री। और इनकी जो माता थी अस्मत बेगम, एतमादुद्दौला, क्या था, एतमादुद्दौला, नाम भी ऐसे है उल्टा सुल्टा, एतमादुद्दौला, इनको क्या बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया, आप बनिए प्रधानमंत्री। और अस्मत बेगम को इनकी जो रक्षा करने वाली बना दिया कि भाई आपने जो साम्राज्य की रक्षा करने वाली अस्मत बेगम को। और इनका भाई था आसफ खान, है ना, उनको इनका जो संरक्षक बना दिया कि आपने ना जो सूबेदार वगैरह उसको ये नियुक्त कर दिया आसफ खान को। और इनका जो एक, हाँ, उसका पुत्र था जहांगीर का दूसरा शाहजहाँ, है ना, शाहजहाँ को क्या बना दिया, और इसको कोई वित्त मंत्री कुछ बना दिया, आप ये बनिए शाहजहाँ को। और फिर ये एतमादुद्दौला ने, मतलब कि ये जो नूरजहाँ थी ना, इनकी पुत्री का जन्म हुआ था, है ना, एक खूबसूरत बेगम थी। उनका विवाह फिर जहांगीर का दूसरे बेटा था शहरयार, है ना, उनसे करवा देती हैं। तो एक तो शाहजहाँ था ना, शाहजहाँ की जो पत्नी थी ना वो किसकी थी, आसफ खान की पुत्री थी। तो इसका मतलब क्या था, शाहजहाँ की पत्नी की जो बुआ थी वो कौन थी, नूरजहाँ थी। अब वही नूरजहाँ जो इसकी बुआ थी, है ना, तो नूरजहाँ की खुदरी बेगम थी खूबसूरत, उस बेगम का विवाह करा देती है शहरयार से। तो आप एक सोचिए, अपने जो एक तो जमाई होता है ना,
और एक जो पावना होता है, पावना बोलते हैं ना, जिसके मतलब कि अपने जो भतीजी है ना, भतीजी का जो पति होता है वो हो गए, उसको ज़्यादा महत्व देगी, या फिर एक खुद का जवाई होता है उसको महत्व देगी, खुद का जवाई को महत्व देगी ना। फिर उसको शाहजहाँ को हटा दिया और शहरयार को उनके पद पर नियुक्त कर दिया। तो इस प्रकार नूरजहाँ का एक गुट बना था। लेकिन फिर धीरे धीरे नूरजहाँ का गुट है ये हल्का पड़ गया और इस गुट के अंदर कुछ विवाद हो गए, है ना। फिर एतमादुद्दौला की मृत्यु होनी, इसमत बेग की मृत्यु होनी, है ना। फिर आसफ खान की मृत्यु हो जानी, फिर ये सारे मामले इसके इर्द हो गया था। और फिर नूरजहाँ की खुद की मृत्यु हो गई थी कुछ समय बाद में, ठीक है ना। 1646 के आसपास इसकी खुद की मृत्यु हो गई। और फिर इसको जो लाहौर के अंदर ही दफना दिया गया था, शहजादा ऐसा कोई बाग का नाम है, वहाँ इसका दफना दिया। और जो जहांगीर था ना, इनको भी वहीं पर दफनाया गया था। और यहाँ पर जो जहांगीर का मकबरा बनाया था वो शाहजहाँ ने बनाया था 10 साल बाद में। ये बातें थी इसके बारे में, नूरजहाँ के बारे में था। और जहांगीर की धार्मिक नीति भी एक अनोखी धार्मिक नीति थी। धार्मिक क्षेत्र में भी जहांगीर ने खूब अच्छे कार्य किए थे, है ना। धार्मिक नीति के अंदर भी, है ना, इसने हर प्रकार के धार्मिक नीति का कार्य किया है। 1622 के अंदर यानी जो रक्षाबंधन होता है, रक्षाबंधन का त्यौहार आता है ना, तो रक्षाबंधन के त्यौहार के अंदर सबसे पहले राखी बंधवाई थी, राखी बंधवाई थी और रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया था। तो इस प्रकार धार्मिक नीति के क्षेत्र में देखा जाए ना, तो जहांगीर पीछे नहीं था। रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना, राखी बंधवाना, ये एक जहांगीर का बहुत बड़ा योगदान रहा इसके धर्म के क्षेत्र में। इस प्रकार जहांगीर इस क्षेत्र में बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करता था। तो ये था जहांगीर का परिचय। और फिर आएगा शाहजहाँ, जिसके बारे में बात करेंगे कल। और शाहजहाँ किसका पुत्र होगा? वो जोधाबाई का पुत्र होगा शाहजहाँ। और जहांगीर किसका पुत्र था? हरकाबाई का पुत्र था। किसका पुत्र था? हरकाबाई का पुत्र था। यानी कि जो मानबाई होगी, है ना, जगतवशाई होगी, है ना, फिर जोधाबाई से इनका के पुत्र उत्पन्न होगा, वो क्या होगा? शाहजहाँ। कौन होगा? शाहजहाँ होगा, ठीक है ना। उसके बारे में बात करेंगे कल। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।